साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने विधिक अधिकारों के बारे में बात की थी और हमने जाना था कि विधिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संसद या विधानमंडल द्वारा एक्ट या कानून बनाकर नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो उसी प्रकार के कुछ विधिक अधिकारों की हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आज जिन विधिक अधिकारों की हम चर्चा करेंगे वो प्रशासन में पारदर्शिता से संबंधित कानून है। इसके अलावा भी अनेक विधिक अधिकार सरकारों द्वारा कानून बनाकर नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, लेकिन उनके संदर्भ में हम जो योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा एक कानून है जिसके द्वारा रोजगार गारंटी नागरिकों को दी जाती है, तो रोजगार प्राप्त करने का ये जो अधिकार है ये भी एक विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन मनरेगा को हम जब स्कीम्स पढ़ेंगे, योजनाएं पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत अलग से पढ़ने वाले हैं। आज केवल हम प्रशासनिक सुधार हेतु जो विधिक अधिकार राजस्थान में विशेष रूप से बनाए गए हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए ऐसे पहले कानून के बारे में हम जानें जिसकी हम बात करेंगे, वो है लोक सेवा गारंटी अधिनियम। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में ये कानून बनाया गया। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका देखें तो इसका नाम है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, और जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि ये पब्लिक सर्विसेज या सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित है। क्या इसकी डिटेल्स हैं, आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम देखेंगे। इसके अलावा दूसरा हम बात करेंगे संपर्क पोर्टल के बारे में, और तीसरा हम बात करेंगे राजस्थान जन सूचना पोर्टल जो कि 2021 में बनाया गया है। तो तीनों के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं लोक सेवा गारंटी अधिनियम की। लोक सेवा गारंटी अधिनियम नाम से बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सेवाएं हैं वो नागरिकों को प्राप्त हों, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून बना दिया जाए तो वो क्या होता है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम कहलाएगा। तो राजस्थान में इस प्रकार का जो कानून है वो 14 नवंबर 2011 से लागू हुआ था। इस प्रकार का कानून बना 2011 में और लागू हुआ 14 नवंबर 2011। बाल दिवस के उपलक्ष्य में इसको क्या किया गया, लागू किया गया राजस्थान में। लेकिन राजस्थान से पूर्व भी मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था, कई बार इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था। तो सबसे पहले जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू हुआ था वो कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। अब जैसा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मैंने आपको बताया कि पब्लिक सर्विसेज या सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं वो नागरिकों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो, इसके विषय में कानून बनाया जाता है। तो कह सकते हैं सरकारी जो विभाग हैं वो इसके नीचे आते हैं, इसके अंडर में आते हैं कि सरकारी विभागों को क्या करनी पड़ेगी, सेवाएं प्रदान करनी पड़ेगी उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सुनिश्चित समय में, एक निश्चित समय में नागरिकों को। अब कितने विभाग इसके अंतर्गत हैं, वर्तमान में 18 जो विभाग हैं, राजस्थान सरकार के 18 विभागों की 153 जो सेवाएं हैं उनको गारंटेड रूप से प्रदान करना होगा। इस प्रकार की व्यवस्था इस कानून के अंतर्गत की गई है। हालांकि विभाग और सेवाओं की ये जो संख्या है वो बदलती रहती है, लेकिन जब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम राजस्थान का है उसके अंतर्गत 18 विभागों की 153 सेवाएं प्रदान करने की गारंटी प्रदान की जाती है। अब ये गारंटी किस प्रकार प्रदान की जाती है कि ये सेवाएं इन विभागों द्वारा जो भी सेवा दी जाती है, जैसे जल विभाग है, ठीक है, उसके द्वारा क्या दिया जाएगा, मान लो जल की आपूर्ति की जाती है, बिजली विभाग द्वारा बिजली आपूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार की जो सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जाती है वो सुनिश्चित रूप से पहुंचे और एक समयबद्ध इतने समय में प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार की, जैसे किसी को बिजली का कनेक्शन लेना है, वो आवेदन करता है तो कितने समय बाद बिजली का कनेक्शन उसको मिल जाएगा। किसी को पानी का कनेक्शन लेना है, कितने समय बाद पानी का कनेक्शन उसको मिल जाएगा। इस प्रकार की गारंटी यदि लिख कर दी जाए तो उसे क्या कह दिया जाता है, लोक सेवा प्रदान करने की गारंटी कह दिया जाता है। तो वर्तमान में राजस्थान के 18 विभाग अपनी 153 सेवाओं के लिए गारंटी देते हैं कि इतने समय में हम, यदि आपने इसके लिए जो दस्तावेज चाहिए होते हैं वो पूरे जमा करा दिए, शुल्क जमा करा दिया, यदि कोई शुल्क लगता है तो हम इतने समय में आपको गारंटेड रूप से ये सेवा जो है वो प्रदान कर देंगे। तो 18 विभागों की 153 सेवाएं, समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित होगी, किसको, नागरिकों को, ठीक है। और ये सारी किस में आएंगी, चूंकि सरकारी सेवाएं हैं तो लोक सेवाओं के अंतर्गत ये सेवाएं आ जाती हैं। अब क्या हो, यदि जो समय दिया है, मान लो 30 दिन का, कोई व्यक्ति जाता है कि उसको नल का कनेक्शन चाहिए, नल का कनेक्शन चाहिए, नल कनेक्शन चाहने के लिए क्या देता है, आवेदन पत्र देता है। अब मैंने आपको बताया इस कानून के अंतर्गत लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत क्या किया जाएगा, इसको एक समय दिया जाएगा। मान लो कितना समय दे दिया गया, 30 दिन का समय दे दिया गया।
अब 30 दिन का ये जो समय है उसके अंदर अंदर इस व्यक्ति को नल का कनेक्शन देना होगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर नहीं दिया तो क्या होगा। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम क्या करता है, यदि सेवा प्रदान करने वाला जो विभाग है वो दिए गए समय में क्या नहीं करता है, पूरे दस्तावेज देने के बाद में भी यदि किसी नागरिक को सेवा प्रदान करने में असफल होता है तो जो उत्तरदायी अधिकारी या कर्मचारी इस चीज के लिए है उस पर क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में किया गया है। 2010 में कानून बनता है, 14 नवंबर 2011 को लागू होता है। अब किस प्रकार से जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, ये भी बताया गया है कि जो भी विभाग जिनको लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत क्या करनी है, सेवाएं प्रदान करनी है, उस प्रत्येक विभाग को क्या करना होगा, कौन कौन सी तो लोक सेवाएं उनके द्वारा प्रदान की जाती हैं, प्रदान की जाने वाली जो लोक सेवाएं हैं उनकी सूची, लोक सेवा जो वो विभाग देते हैं, कौन सी सेवा वो देते हैं उसकी सूची, साथ ही साथ उस सेवा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं उनकी सूची लगानी होगी। कहां लगानी होगी, अपने नोटिस बोर्ड पे लगानी होगी। कहां लगानी होगी, नोटिस बोर्ड पे लगानी होगी। और नोटिस बोर्ड पे इस प्रकार लगानी होगी कि जो भी व्यक्ति कार्यालय में आए उसको वो दिखे, आराम से दिख सके। यानी क्या होगा, प्रत्येक विभाग जो कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आता है उसको एक सूची अपने सूचना पट पर लगानी होगी कि वो विभाग कौन कौन सी तो सेवाएं प्रदान करता है और कितने समय में वो सेवाएं प्रदान करता है और उस सेवा को प्राप्त करने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे किसी नागरिक को यदि उसको आवेदन करना है तो। साथ ही साथ एक प्रमुख बात यहां ये है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि क्या किसी प्रकार का शुल्क लागू होता है इन सेवाओं की प्राप्ति के लिए। तो किसी प्रकार का शुल्क सेवाओं की प्राप्ति के लिए यहां लागू नहीं होता है लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। अब किसी व्यक्ति को क्या करना है, किसी विभाग से कोई सेवा प्राप्त करनी है तो उसके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या हो, उसके लिए बताया गया है सबसे पहले तो क्या देना होगा, विभाग को आवेदन पत्र। क्या देना होगा, आवेदन पत्र देना होगा विभाग को। विभाग को सबसे पहले व्यक्ति क्या देगा, विभाग को आवेदन पत्र देगा, यानी प्रार्थना पत्र या आवेदन विभाग को क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। अब विभाग को जैसे ही आवेदन प्राप्त होगा तो वो क्या देगा, पावती देगा। पावती मतलब रिसिप्ट देगा, किसको, रिसिप्ट दे देगा, किसको, जिसने भी अप्लाई किया है। आवेदनकर्ता को क्या दे दी जाएगी, आवेदनकर्ता को विभाग द्वारा क्या दे दी जाएगी, आवेदनकर्ता को पावती दे दी जाएगी। ठीक है, और ये जो पावती होगी इसमें सेवा प्रदान करने का समय लिखा होगा। क्या लिखा होगा, सेवा प्रदान करने की अधिकतम समयावधि कितनी होगी, कि 30 दिन में, 20 दिन में, कितने दिन में सेवा दे दी जाएगी, ये किस पे लिखा हुआ होगा, उस पावती पर या जो रिसिप्ट आवेदनकर्ता को दी जा रही है उस पर लिखा होगा। और ये जो समयावधि लिखी हुई है इस अवधि के अंतर्गत या तो विभाग क्या कर देगा, सेवा प्रदान कर देगा। क्या कर देगा, सेवा प्रदान करेगा। यदि सेवा प्रदान नहीं करता है और क्या करता है, आवेदन पत्र को निरस्त करेगा, या तो सेवा प्रदान कर देगा या आवेदन निरस्त कर देगा। यदि आवेदन निरस्त करता है तो इसके साथ में इसको अपीलीय अधिकारी का नाम बताना होगा। क्या बताना होगा, अपीलीय अधिकारी का नाम बताना होगा। तो प्रोसेस क्या होगा, विभाग को आवेदन पत्र देगा आवेदनकर्ता, आवेदनकर्ता जब क्या देगा, आवेदन देगा, तो उसके बदले में विभाग उसको क्या देगा, पावती देगा, रिसिप्ट देगा, और उस रिसिप्ट में लिखा हुआ होगा कि कितने समय में उसको ये सेवा दे दी जाएगी। यदि उस समय में सेवा दे दी जाती है तो ठीक है, उद्देश्य पूरा हो गया। यदि सेवा नहीं दी जाती है और आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है तो विभाग को आवेदनकर्ता को बताना होगा कि अब आगे वो कहां अपील कर सकता है इस बारे में। तो निरस्तीकरण सहित यदि निरस्तीकरण किया जाता है तो निरस्तीकरण के साथ में अपीलीय अधिकारी का नाम बताना होगा। अब निरस्तीकरण हो गया, अब क्या कर सकता है, आवेदनकर्ता चाहे तो अपील लेके आगे जा सकता है। तो सबसे पहले होगी पहली अपील। कौन सी अपील होगी, प्रथम अपील। और ये कब होगी, आवेदन पत्र जब निरस्त किया जाता है उसके 30 दिन के भीतर भीतर क्या करनी होगी, पहली अपील करनी होगी। पहली अपील भी मान लो क्या हो जाती है, निरस्त हो जाती है, पहली अपील द्वारा भी उसको सेवा प्रदान नहीं होती है, तो वो क्या कर सकता है, 60 दिन के भीतर भीतर क्या कर सकता है, द्वितीय अपील कर सकता है। तो पहली अपील तो कितने दिन में, 30 दिन में, दूसरी अपील कितने दिन में, 60 दिन में,
अब द्वितीय अपील अधिकारी जो होता है उसको एक विशेष शक्ति होती है। द्वितीय अपील अधिकारी जो होती है उसको विशेष शक्ति होती है क्या, कि जो भी व्यक्ति उसको सेवा प्रदान नहीं मिल पाई, यानी किसी आवेदनकर्ता को सेवा नहीं मिल पाई, उसके लिए उत्तरदायी जो भी अधिकारी है, जो भी उत्तरदायी अधिकारी है उस पर जुर्माना आरोपित कर सकता है। कौन? द्वितीय अपील अधिकारी जो है वो जुर्माना आरोपित कर सकता है, और वो जुर्माना उस उत्तरदायी अधिकारी के वेतन से काटा जाएगा। अब प्रश्न उठता है जुर्माना कितना हो सकता है, तो जुर्माना कम से कम 500 रुपए और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, कम से कम 500 और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 5000 रुपए हो सकता है, जो कि इसके वेतन से काट लिया जाएगा। और इसके वेतन से काटकर ये पैसा है, ये विशेष चीज है कि इसके वेतन से ये पैसा काटा जाएगा और किसको दे दिया जाएगा, आवेदनकर्ता को दे दिया जाएगा। क्यों दे दिया जाएगा आवेदनकर्ता को? क्योंकि उसे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कैसी मुश्किल? कि उसने जो सेवा सरकार से चाहिए थी वो सेवा उसे नहीं मिली, तो उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में ये पैसा किसको दे दिया जाएगा, आवेदनकर्ता को दे दिया जाएगा। अब यदि किसी व्यक्ति को सूचना किससे चाहिए, नगर निगम से अगर कोई सूचना चाहिए, माना किसे, शहरी निकाय या नगर निगम से, शहरी निकाय का तात्पर्य है या तो नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका से किसी प्रकार की सूचना यदि किसी व्यक्ति को चाहिए होती है, तो उस स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन होगा, उस नगर निगम का मेयर या उस स्थानीय निकाय का क्या अध्यक्ष जो होगा। नगर निगम की स्थिति में मेयर, और नगर पालिका और नगर परिषद है तो उसकी स्थिति में उनका जो सभापति या अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, प्रथम अपील अधिकारी होता है। यदि शहरी निकाय से किसी व्यक्ति को सूचना प्राप्त करनी है, सेवा प्राप्त करनी है लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत, तो उस संदर्भ में। तो ये थी पूरी प्रक्रिया और अपील की प्रक्रिया कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति लोक सेवा को प्राप्त कर सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या होगा, सबसे पहले आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन के पत्र के बदले विभाग से आवेदनकर्ता को क्या मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी। आवेदनकर्ता आवेदन में लिखेगा कि मुझे ये सेवा चाहिए, वो सेवा उसको क्या करनी होगी, दी गई समयावधि में देनी होगी विभाग को। अगर दे देगा तो ठीक है, नहीं देता है और आवेदन को निरस्त करता है तो अपीलीय अधिकारी का नाम बताना पड़ेगा। अपीलीय अधिकारी को पहले 30 दिन में अपील करनी होगी, वो प्रथम अपील कहलाएगी। उस अपील से भी उसका काम नहीं होता है तो वो दूसरी अपील कर सकता है 60 दिन के अंतर्गत। ठीक है। अब द्वितीय अपील अधिकारी को यह पावर होता है कि सेवा प्रदाता को जो क्षति हुई है सेवा ना मिलने के कारण, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार जो अधिकारी है उसके वेतन में से पैसा काट कर उसे दे सके। ये सब बातें हमने देखी आवेदन प्रक्रिया और अपील प्रक्रिया के अंतर्गत। अब चलते हैं अगले कानून की तरफ, वो है राजस्थान सूचना पोर्टल 2021 में ये इस प्रकार का जो नवाचार है वो किया गया है और इसमें एक व्यवस्था की गई कि बिना मांगे ही सरकारी विभागों की सूचनाएं क्या करना, देना, किसको, नागरिकों को। देखिए प्रशासन में पारदर्शिता कब होगी, जब अधिकाधिक सूचनाएं, सरकार से संबंधित अधिकाधिक सूचनाएं नागरिकों को प्राप्त होंगी। इसके लिए पूर्व में एक कानून बनाया गया था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत किसी भी सरकारी विभाग की सूचना प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था, आवेदन किसी व्यक्ति को करना पड़ता था, आवेदन करना पड़ता था। तो इस दिशा में एक कदम और उठाते हुए राजस्थान सरकार ने क्या किया कि हमारी जो सरकारी प्रक्रियाएं होंगी या सरकारी कामकाज होगा उसको हम बिना मांगे ही नागरिकों को उपलब्ध कराएंगे, और वही क्या कहलाया, राजस्थान सूचना पोर्टल। और आरटीआई की जो धारा 4(2) है वो भी ये व्यवस्था करता है कि सरकारी कामकाज की जो सूचना है वो नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए। और इसी दिशा में बढ़ते हुए सूचना जो पोर्टल है वो 13 सितंबर 2019 को राजस्थान में क्या किया जाता है, लागू होता है। सूचना मंत्रालय के अधीन ये आता है और इसके अंतर्गत सरकारी जो विभाग है, राजस्थान सरकार के जो विभाग हैं, उनको अपने विभाग से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो अपने पोर्टल पर डालनी होंगी। यानी एक वेबसाइट बनानी होगी, उस वेबसाइट या पोर्टल पर क्या करनी होगी, अपने विभाग से संबंधित समस्त सूचनाओं को नागरिकों के अवलोकन के लिए रखना होगा। यानी जब जो नागरिक चाहे उस वेबसाइट पर जाके उस विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त कर सके, उसके लिए उसको आरटीआई एप्लीकेशन लगाने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, बिना मांगे ही सूचना क्या होगी, उपलब्ध होगी। और बिना मांगे ही सूचना जब सरकारी विभागों की उपलब्ध होने लगेंगी तो इसका मतलब स्वतः ही क्या आ जाएगा, जब सबके सामने कोई सूचना होगी तो स्पष्ट है कि उस सूचना में क्या होगी, पारदर्शिता होगी। इस प्रकार प्रशासन में पारदर्शिता या गुड गवर्नेंस का जो लक्ष्य है वो आसानी से इसके माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। प्रारंभ में सूचना पोर्टल के अंतर्गत
55 विभाग और 99 सेवाओं को क्या रखा गया था, पोर्टल पे रखा गया था, वेबसाइट पे रखा गया था। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई गई और ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है उस तारीख को 85 विभागों की 522 सेवाएं हैं, उनसे संबंधित समस्त जानकारी विभाग ने अपने पोर्टल या वेबसाइट पर प्रदर्शित कर रखी है। ये था क्या, राजस्थान सूचना पोर्टल। आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं संपर्क पोर्टल के बारे में। अब संपर्क पोर्टल है, ये क्या है, किसी भी नागरिक को, राजस्थान का कोई भी मूल निवासी है, उस मूल निवासी को क्या है, राजस्थान के मूल निवासी को किसी प्रकार की शिकायत यदि किसी भी सरकारी विभाग से है तो इस संपर्क पोर्टल पर ये नागरिक अपनी शिकायत क्या कर सकता है, दर्ज कर सकता है। लेकिन एक विशेष बात यहां ध्यान रखने योग्य है कि जो शिकायत ये करेगा वो कोई सूचना मांगने से संबंधित नहीं होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सूचना चाहिए होती है किसी विभाग की तो वो आरटीआई के अंतर्गत अप्लाई करे। तो ये जो शिकायतें होंगी संपर्क पोर्टल पर, जो शिकायतें दी जाएंगी वो एक टेलीफोन नंबर पर केवल क्या कराई जाएगी, एक शिकायत दर्ज की जाएगी। टेलीफोन नंबर पर शिकायतें दर्ज की जाएंगी, केवल आरटीआई के तहत यहां सूचना नहीं मांग सकते। और इसके लिए राज्य स्तर पर क्या स्थापित किया गया है, एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति सूचना प्राप्त कर सकता है। एक नंबर डायल, कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, सूचना प्राप्त नहीं, शिकायत दर्ज करा सकता है एक दिए गए नंबर को डायल करके। और जिला स्तर पर संपर्क पोर्टल के लिए जो नोडल अधिकारी बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, कलेक्टर को। यानी एक जिले की समस्त जो आवेदन है क्या है, किस चीज के लिए, कि कोई भी शिकायत होती है, कोई भी शिकायतों के लिए जो आवेदन दिया जाता है उनकी शिकायतों के निवारण के लिए सारे के सारे आवेदन कहाँ जाते हैं, एक जिले के जिला कलेक्टर के पास जाते हैं। तो नोडल अधिकारी संपर्क पोर्टल के लिए कौन है, जिला कलेक्टर है। और ये जो संपर्क पोर्टल है वो राजस्थान में 2014 में प्रारंभ हुआ था। तो ये थे कुछ प्रशासन में पारदर्शिता लाने से संबंधित विधिक अधिकार जो राजस्थान के जो निवासी हैं उनको प्राप्त हैं। राजस्थान में ये समय समय पर लागू किए गए हैं। उद्देश्य क्या है कि प्रशासन में पारदर्शिता लाई जाए और गुड गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।